Good morning, guys. Today we will discuss some more topics of organization of data. Now, today's first topic is what is raw data? A mass of data in its crude form is called raw data. It is an unorganized mass of various items. These are yet to be organized by the investigator. यानी रूप में हमने जिस रूप में हमने डाटा कलेक्ट किया है या इन्वेस्टिगेटर ने डाटा कलेक्ट किया और उसने जैसे कि जैसे लिख दिया है विदाउट एनी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इट इज कॉल्ड रॉ डाटा. फॉर एग्जाम्पल आप देखें टेबल नंबर 4, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन स्टैटिस्टिक्स. यानी कुल 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स 11th क्लास में किस किस ने कितने कितने ऑब्टेन किए, ये हमने एक तरह से लिख दिया कि फर्स्ट स्टूडेंट ने 30, सेकंड ने 25, थर्ड ने 15, 30, 25. इस तरह हमने जैसे जैसे स्टूडेंट के रोल नंबर आते गए हमने लिख दिया. द डेटा प्रेजेंटेड इन दिस टेबल आर रॉ डेटा. ये जो डेटा प्रेजेंट है ये रॉ डेटा कहलाएगा. दीज आर नॉट होमोजीनियस डेटा और डेटा क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप और क्लास विथ सिमिलरिटी. यानी इस डेटा को हमने ना तो क्लास में लिखा है, न ग्रुप में लिखा है, न ही क्लासीफाई किया. नो मीनिंगफुल कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम द डेटा. और इस टेबल के डेटा से हमें कोई भी मीनिंगफुल डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं. ओनली केवल हमें क्या पता चल सकता है कि भाई स्टैटिस्टिक्स में इतने स्टूडेंट ने इतने मार्क्स ही लिए हैं. इसी तरह यदि हम देखें कि सीरीज, व्हाट इज सीरीज, तो रॉ डेटा आर क्लासिफाई इनटू द फॉर्म ऑफ सीरीज. सीरीज refers to those data which are presented in some order or sequence. यानी हम डेटा को किसी ऑर्डर या सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाती है सीरीज. इसके बाद 3 तरह का डाटा होता है. फर्स्ट यूनिवरेट, सेकंड बाइवरेट एंड थर्ड मल्टीवेरिएट. फर्स्ट यूनिवेरिएट. Univariate means 1, bi means 2, and multi means many. This is the simple way to explain. According to univariate, refers to the series of statistical data with one variable only. यानी जिसमें केवल एक वेरिएबल हो. Like the data of income of household of a particular region. एक रीजन में सभी व्यक्तियों के हाउस होल्ड के हमने यदि इनकम के डाटा कलेक्ट कर लिए, that is called univariate data. Now what is bivariate? It refers to a series of statistical data with two variables like the data of income as well as expenditure of the household of a particular region. यानी हम एक रीजन में रहने वाले व्यक्तियों के 2 डाटा कलेक्ट करें कि उनकी इनकम कितनी और उनके एक्सपेंडिचर कितने, तो इट इज कॉल्ड बाइवेरिएट डाटा. एंड व्हाट इज मल्टीवेरिएट? इट रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विच मेनी वेरिएबल्स लाइक द data of age, sex, education, income and expenditure of household of a particular region. एक रीजन में रहने वाले व्यक्तियों के हम डिफरेंट वेरिएबल, 2 से ज़्यादा वेरिएबल से के अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी वेरिएट डाटा. तो these are the main difference between univariate, bivariate and multivariate of data. Now, the topic
कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। जो रॉ डेटा हमें मिला हुआ है उसको हम किस तरह से स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द सीरीज। सीरीज का मतलब मैंने बता दिया आपको अभी कि इट रेफर्स टू दोज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर और सीक्वेंस। यानी जब किसी डेटा को हम किसी ऑर्डर और सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हैं तो वो सीरीज कहलाता है। इन स्टैटिस्टिक्स देयर आर broadly two type of series. First, individual series, or you can say series without frequency, and second, frequency series or series with frequency. Now, frequency series are further divided into two parts: discrete series और फ्रीक्वेंसी एरी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सीरीज विथ क्लास इंटरवल। तो कुल मिला के यदि हम कहें सिंपल वर्ड में, देर आर थ्री टाइप ऑफ सीरीज: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस सीरीज। दीज आर द थ्री टाइप ऑफ सीरीज। यू कैन ऑल्सो see from the following table, divided into two part: individual and frequency series, also discrete and frequency distribution. Now we will discuss one by one. First, what is individual series? आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में first you have to recognize whether it is individual series, it is discrete series और it is frequency distribution और continuous series। क्योंकि तीनों सीरीज के फॉर्मूले अलग अलग हैं। यदि आपने इनको रिकॉग्नाइज करने में गलती कर ली और फॉर्मूला गलत पुट कर दिया then answer will be wrong। तो it is very important for you कि सबसे पहले आप you know about the series, जिससे कि हम उस क्वेश्चन में प्रॉपर फॉर्मूले को यूज कर सकें। तो फर्स्ट आई एम टेलिंग अबाउट द फर्स्ट सीरीज दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच द आइटम आर लिस्टेड सिंगली। यानी ऐसी सीरीज जिसमें सिंगल आइटम ही आपको दिए गए हैं। इट मीन्स ओनली सिंगल वेरिएबल्स आर अवेलेबल किसी भी डेटा में, तो वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्क्स obtained of 30 students of class 11th are listed singly, the series would be called individual series। जैसे अभी पिछले इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो टेबल मैंने आपको बताई थी रॉ डेटा के टाइम पर, तो ये टेबल जो है वो टेबल इंडिविजुअल सीरीज की कहलाएगी। इन दिस सीरीज देर इज नो क्लास ऑफ आइटम्स एंड ऑल्सो देर इज नो फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम्स। दिस सीरीज में बी प्रेजेंटेड इन टू वेज। यानी इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले पहचानने के लिए ओनली वन वेरिएबल और केवल एक वैल्यू अगर आपको दी हुई हो तो आप मानेंगे कि इट इज इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में यदि आपको डाटा, जैसे मैंने आपको रॉ डेटा में टेबल बताई, तो उसको प्रेजेंट करने के देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर यानी जितने स्टूडेंट हैं और जैसे जैसे उनके मार्क्स आए वैसे वैसे आप उसको लिख दें और प्रेजेंट कर दें, दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। यू कैन सी इन टेबल 5, इस टेबल 5 में 30 स्टूडेंट हैं और इन 30 स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स के नंबर दिए हुए। रोल नंबर 1 के 30, सेकंड के 25, थर्ड के 15 और लाइक इस तरह से आपको ये दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड रॉ डेटा प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। इसमें हमें ये नहीं देगा किसके कितने कितने। एंड सेकंड वन,
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ डेटा। दूसरा इसका तरीका है इंडिविजुअल सीरीज में डेटा प्रेजेंट करने का, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। The order way of presenting an individual series in a simple ascending or descending order. In ascending order, the smallest value is placed first, while descending order, the highest value placed is first. कि अगर ascending order है तो उसमें सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू जितनी बार भी आएंगी वो लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद उसके बड़ी। और डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू को लिखेंगे, फिर उससे छोटी वाली को, फिर उससे छोटी वाली को। यू कैन सी इन टेबल नंबर 6 and 7. टेबल नंबर 6 according to ascending order and table number 7 shows data arranged in descending order. So there are two ways to present the raw data into individual series. First according to serial number and second ascending and descending order. ये आपको बाद में बहुत काम आएंगे कि ascending order क्या होता है, descending order क्या है, तो please read carefully. Now second, frequency series. First, what is the meaning of frequency series? As I told you, we can divide frequency series into two types. First, discrete series or frequency array, and second, frequency distribution. Now we will discuss, before we will discuss about the discrete series or continuous or frequency distribution series, first we should know about some terminology. What is frequency? Frequency is the number of time an item occurs or repeated itself in the series. यानी एक सीरीज में कोई आइटम कितनी बार रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक ऑर्डर में, एक सीरीज में कितनी बार कोई आइटम रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इन अदर वर्ड वी कैन से द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन आइटम repeat itself in the population is called frequency of that item. For example, टेबल 4 में देखें कि 10 कितने बार आया है, तो यू कैन सी इन टेबल 10 4 बार आया है, तो इट मीन्स 4 स्टूडेंट हैव secured 10 marks, or the frequency of 10 is 4. Second terminology is class frequency. The number of times an items repeat itself corresponding to the range of value or class interval is called class frequency. यानी अगर हम एक ग्रुप बना दें और उस ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट आते हैं, वो कहलाती है क्लास फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 4 स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स बिटवीन 10 to 15, यदि हम देखें कि 10 से और 15 के बीच में कितने स्टूडेंट आए, 4, इट इज फ्रीक्वेंसी corresponding to class interval, that 4 will be called class frequency. यदि हमने डेटा को किसी ग्रुप में डिवाइड कर दिया और ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हमने देख लिया कि वो कितनी बार उस ग्रुप में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। एंड सी tally bar. Every time an item occurs at tally bar, is it known as standing line in bracket. It is marks
against that items corresponding to a particular class interval. Each tally bar signify one occurrence of that item. Two tally bar would means that the concerned item has occurred twice in the series. After four tallies, the fifth tally will cross out all the previous tallies, thus making a group of five. You can see this इन टेबल नंबर 8 कि यदि चार ही अगर मान लीजिए 10 मार्क्स के 4 स्टूडेंट हैं तो हमने 4 टेली बार लगा दिए, फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। 15 में 5 है तो 4 तो सीधे स्टैंडिंग बार लगा दिए और एक क्रॉस बार लगा दिया, जिससे इजीली पता लग जाए कि देयर आर 5 फ्रीक्वेंसी इन 20। अब देखिए कि कुल 8 हैं, कुल 8 बार हैं, तो हमने 5 होते ही 4 होते ही एक क्रॉस का लगा दिया 5 और फिर 3 स्टैंडिंग बार लगा दिए, तो दिस इज कॉल्ड टेली बार आइटम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज, दैट इज frequency series. I told you that frequency series divided into two parts. We will discuss first part, that is called discrete series or frequency array. What is discrete series? A discrete series or frequency array is that series in which data are presented in a way that exact measurement of item are clearly shown. In such series, there are no class interval and particular item in the series in a number rather than measure with some range. यदि हम जो भी सीरीज है उसके डाटा को एग्जैक्ट मेजरमेंट में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आप इसका दूं तो देखिए इलस्ट्रेशन, 20 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास हैव सिक्योर्ड द फॉलोइंग मार्क्स, 11, 12, 14, 11, 16, 11 like that. How we know that it is discrete series? The following table presented these data in the form of frequency array or discrete series. हमने पहले मार्क्स लिख लिए, अब मार्क्स मिनिमम मार्क्स लिख लिए और मैक्सिमम, तो 11, 12, 14, 16, 17, 18 एंड 20 जो जो मार्क्स आए वो हमने लिख दिए। एंड देन हमने टैली बार बना लिया कि 11 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 12 कितने के हैं, 14 कितने के हैं, तो दिस इज कॉल्ड 11 मार्क्स हैव 3 स्टूडेंट, 12 मार्क्स हैव 1 स्टूडेंट, 14 4 स्टूडेंट and so on, and the total of a student is 20. So in easier word you can say, when there are two variables, then it is called discrete series. Now third one is frequency distribution. In this series in which item cannot be exactly measured, these items assume a range of value and are placed within the range or limit. In other words, we can say data are classified into different classes with a range. The range is called class interval. Each item of the series is written against a particular class of interval by way of a tally bars. The number of times an item occurs is shown as frequency against the class interval to which that item belongs. We can see this series from following illustrations. Following table offers an illustration of frequency distribution. The table shows different class interval.
10 to 15 मार्क्स के, 15 to 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट, 20 to 25 वाले कितने, एंड 45 to 50 तक कितने। टेलीबार्स में जैसा हमने प्रीवियस डिस्क्रीट सीरीज में देखा उसी तरह इसमें भी टेलीबार देख लें। टेलीबार से हमें पता चल गया कि 10 to 15 मार्क्स वाले 4 हैं, 15 to 20 वाले 5 हैं, 20 to 25 वाले 8 हैं। यदि हम इसमें देख लें तो ऐसी कंडीशन में हमें ये पता लग जाएगा कि कितनी रेंज वाले कितने स्टूडेंट हैं। इट इज क्लियर from above table that frequency of class interval 10 to 15 is 4. It means that there are 4 students who have secured marks between 10 to 15. Likewise, frequency of class interval 20 to 25 is 8, which means that there are 8 students who have secured marks between 20 to 25. But it is not clear that how many students have secured 10 marks in the class interval 10 to 15 and how many have secured 11 to 14 marks in this same class interval. Now, concept of relatively frequency. You should know about the term of relative frequency. If frequency value are expressed in the percentage of the total frequency, I am repeating again, if the frequency value are expressed as percentage of the total frequency, we get relative frequency. For example, in the table, total frequency is above table number 7 or 8. Frequency are 4 plus 5 plus 8 plus 5 plus 4 plus 2 plus 1 plus 1. There are 30 students. What is relative frequency? First, 4 by 30 into 100. Second relative frequency, 5 by 30 into 100. Second, third, 8 by 30 into 100, and so on. So when we express the value in the percentage of the total frequency, it is called relative frequency. Now, question is this, what is the difference between frequency distribution and frequency area? Means discrete series, difference between discrete series and continuous series. Both are frequency area, both are frequency series. Frequency area and frequency distribution shows the arrangement of the data, with frequency as variable corresponding to different value of some x variable. The difference lies in the fact that in case of frequency area, the x variable must be a discrete variable. In case of frequency distribution, the x variable is not in a discrete variable, rather in a distribution of different class interval. यानी discrete series में जो frequency वो discrete variable में होती है और continuous में जो frequency है वो आपको ग्रुप में दिखाई देगी. यू कैन सी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. दो इसमें वेरिएबल होंगे. अगर x 1 2 3 4 5 वेरिएबल ले लिया हमने और y तो x 1 50 70 90 120 एंड 200. और इतना फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको ग्रुप में लिख देंगे. 5 to 10 में 10, 10 to 15 में 8, 15 to 20 में 15 एंड 20 to 25 में 25. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज.
Now, next terminology is size of class. Size of class refers to the size of the class interval, or it refers to the width of the class. If range, the difference between highest value and lowest value of the series, the range is 100, the number of classes is 20, then size of the class will be 100 by 20 equals to 5. The size of class is equal to S if range, size of class, how we calculate the size of class? To range upon number of classes, और S is equal to R upon N. R हमारा 100 और classes है 20, that is size of class is equals to 5. Size of the class must be such that all variables belonging to the particular class interval tends to coverage on the mid value of the class interval. Only then it becomes an ideal class size. Otherwise, our result would have a high degree of statistical error. And now some important terms which will use by us in all the chapters. First, what is class? A range of value which incorporate a set of items is called class. For example, 5 is to 10, 10 is to 15 are the class. What is the second? What is the class limit? The extreme value of a class limit are limits. The extreme value of a class are limits. Every class interval has two limits, lower limit and upper limit. Of course, the class interval is 5 to 10. In the above example, the lower limit is 5 and upper limit is 10. Third, magnitude of class interval. Magnitude of a class interval is the difference between the upper limit and the lower limit of a class. For example, if a class interval 10 to 15, the magnitude of class interval would be 15 minus 10 equals to 5. So we can present from this formula upper limit, it is called L2, minus lower limit, it is called L1. It means for lower limit we use L1 and for upper limit we use L2. For magnitude of class interval is equal to L2 minus L1, it is called magnitude of class interval. Next, mid value. If mid value is the average value of upper limit and lower limit, it is known by adding up upper limit and lower limit values and divided by the total by 2. Mid value comes when we L1 plus L2 upon 2. It is called mid value. Now, how to prepare a frequency distribution? There are some important points, so you should take care of it. First, size of class interval. कि किसी भी कंटिन्यूस सीरीज को बनाए तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. तो फर्स्ट थिंग इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल की साइज आप कितनी रखें. अपने मन से नहीं, ये स्टैटिस्टिकल एक तरीका है. तो इस डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ सीरीज और हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ सीरीज. Generally highest the range
largest in the size of the class interval and vice versa. तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को देख लें और उसके अकॉर्डिंग हम क्लास ऑफ साइज ऑफ द क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं. सेकंड, कितनी नंबरों क्लासेस के? वन रेंज ऑफ द सीरीज इज नोन and size of the class interval is determined. Number of classes is easily determined. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल को हम कितने क्लासेस में बांट लें. इतनी क्लासेस में बांट लें कि हम उसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल should we have equal और इनइक्वल क्लास इंटरवल की? क्या हमें इक्वली क्लास इंटरवल रखना चाहिए? इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इन सब में 5 का डिफरेंस है. और अनइक्वल क्लास इंटरवल, पहला 5 से 10, दूसरा 10 से 18, तीसरा 18 से 27, तो इनमें डिफरेंस अनइक्वल है. तो क्या हमें इक्वल क्लास इंटरवल रखना चाहिए सीरीज बनाते हुए या अनइक्वल रखना चाहिए? Generally, when the range is very high, equal class interval are not suitable, and there could be a very large number of class intervals. और अगर छोटी हो तो हम सिमिलर क्लास इंटरवल रख सकते हैं. How we can determination of class limits? Upper and lower class limits should not be determined. These limits should be determined the frequency corresponding to a class interval tends to concentrate around the middle value of the class interval. And last one, finding the frequency of each class. Frequency of an observation refers to the number of items that observation occurs in the raw data. Class frequency is founded by the estimating the number of values corresponding to a particular class. That's all for today. We will discuss more terminology and topics in this chapter in our next lecture. Thank you very much and have a nice day.